अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बच्ची का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक बच्ची बचपन में ही 5 साल की उम्र में ही मां बन गई और फिर उसके साथ में क्या हुआ ये देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो। हमारे गांव के बराबर वाले गांव में एक सलमा नाम की खातून रहती थी। सलमा की 2 बेटियां थी। बड़ी बच्ची का नाम उजमा और छोटी का नाम हुमा था। सलमा के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। इस वक्त सलमा की बेटी हुमा 2 साल की थी। सलमा एक अनपढ़ खातून थी। शौहर की वफात के बाद वो अपने मायके चली गई तो सलमा के माँ बाप भी आखिर कितनी देर तक अपनी बेटी सलमा और उसकी दोनों बेटियों का बोझ उठाते। उन्होंने सलमा से बात की कि बेटा हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी है, हमारे बाद तुम किसके दर जाओगी। सलमा ने दूसरी शादी से तो इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर वो अपने घर वापस चली गई। सलमा आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन तक खाती। सलमा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। सलमा का दूसरा शौहर आसिफ एक खुशदिल लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। आसिफ सलमा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। आसिफ की एक बैग की फैक्ट्री थी और सलमा भी वहीं आसिफ का साथ देने के लिए घर में ही बैग सीने लगी। सलमा आसिफ की शादी को अब 1 साल हो गया था तो सलमा ने एक नन्हे शहजादे को जन्म दिया। आसिफ बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अब आसिफ की तवज्जो सलमा की बेटियों में कम होने लगी और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ बढ़ने लगा। उसका बेटा जरा भी रोता तो वो सलमा को डांटता कि वो क्यों रो रहा है। इसलिए सलमा का अब तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता। उजमा और हुमा जब भी अपनी अम्मी को कोई काम कहती तो सलमा उजमा को कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना काम खुद कर लिया करो और हुमा को भी देख लिया करो। तो ऐसे में उजमा ने तकरीबन ज्यादातर काम खुद ही करना शुरू कर दिया। वो हुमा को कपड़े भी पहनाती और उसकी चोटियां भी बना देती थी। उजमा की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और जिस बाजी के पास वो ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। उजमा स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि सलमा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल था ही नहीं। तो इस बार उजमा का अब्बू आसिफ चाहता था कि उजमा 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवा सकूं। जब उजमा की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो सलमा ने आसिफ से उजमा की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब हैं, उजमा की ट्यूशन का क्या करना है। तो आसिफ सलमा को कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से MA इंग्लिश करके आया है और उसने खुद का अपना ट्यूशन सेंटर भी खोला है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन इसके लिए उजमा को उधर ही रहना पड़ेगा। सलमा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की तो बात है। आसिफ उजमा को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से बोला, यार साजिद, ये मेरी बेटी उजमा है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसकी तैयारी करवा दो और जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं पर रहेगी। साजिद ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह उजमा पास हो जाएगी। उजमा अब साजिद के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे तो उजमा उदास हो जाती। वो रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती और अम्मी को कहती कि अम्मी मेरा यहां दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाओ। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ ही दिनों की बात है तो फिर तुम्हें अपने घर ही आना है, अभी पढ़ाई में ध्यान दो। उजमा को साजिद के घर में रहने का यह फायदा था कि वो जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से उससे कुछ भी पूछ सकती थी। अब एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। उजमा को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी तो वो साजिद के कमरे में चली गई और बोली, भाई साजिद ये सवाल मुझे समझा दें। तो साजिद ने कहा कि अच्छा ठीक है उजमा। साजिद के पास जाकर वो बैठ गई। साजिद उजमा से तकरीबन 15 साल बड़ा था। जब उजमा साजिद के पास जाकर बैठी
तो साजिद ने उजमा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और उजमा उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन उजमा ने अपनी अम्मी को फोन किया और अम्मी से कहा, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूं, मैं आपके बगैर उदास हो गई। सलमा बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूं। और अगले दिन फिर उजमा बच्चों के होते हुए साजिद के पास गई तो ऐसे में साजिद ने फिर से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। उजमा एकदम से पीछे हट गई। उस रात में फिर उजमा ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी अब्बू को बोले ना मुझे यहां से ले जाएं, मेरा यहां दिल नहीं लग रहा है। उजमा जब भी अपनी अम्मी को फोन करती तो अपनी अम्मी से खुलकर बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि साजिद जो था वो उसके पास ही खड़ा होता था। सलमा ने फिर आसिफ को कहा, जी उजमा को ले आए, वो उदास हो गई है और इतने दिन भी तो हो गए हैं ना, वो भी तो एक बच्ची ही है। तो ऐसे में आसिफ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आज रात फैक्ट्री से वापसी पर मैं उसे ले आऊंगा। खुश। उजमा का अब्बू यानी कि आसिफ अभी सोच ही रहा था कि उजमा को घर लेकर जाना है, लेकिन अचानक एक इमरजेंसी 1500 बैग का ऑर्डर उसके पास आ गया और आसिफ के जो मुलाजिम थे वो भी अभी तक जा चुके थे। अब वहां पर सिर्फ 2 ही मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1500 बैग का ऑर्डर आसिफ ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार करवाया। सलमा ने आसिफ को खूब फोन किए, लेकिन फैक्ट्री में मशीन चलने की वजह से आसिफ को कुछ भी ना पता चल सका। इधर साजिद के घर वाले किसी शादी में चले गए थे, तो ऐसे में आज घर में साजिद और उजमा अकेले थे। साजिद उजमा के कमरे में आया और कहने लगा, उजमा आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? उजमा ने अपनी आंखें नीची कर ली। जब साजिद उजमा के करीब आकर बैठ गया तो उजमा उठकर जाने ही लगी थी कि साजिद ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दे दिया और उजमा को वहीं अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन उजमा का अब्बू आसिफ उसको लेने के लिए वहां आ गया और बोला, मुझे तो लगता ही था कि तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई शौक नहीं है तुम्हें पढ़ने का, जो रोज रोज अपनी अम्मी को फोन करके कह देती हो कि मुझे ले जाएं ले जाएं। क्या आफत मचा रखी है तुमने। आसिफ की यह बात सुनकर साजिद भी बोलने लगा, हाँ चाचा जान आप बिल्कुल सच कहते हैं, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से यहां पर आई है ना तब से बस यही रट लगाए बैठी है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो आसिफ बोला, बेटा साजिद मैं ही पागल था, सौतेली बच्चियों को अपना समझने लगा था, लेकिन सौतेली औलाद कभी अपनी नहीं होती और सौतेली औलाद ने कभी किसी की ख्वाहिश पूरी भी नहीं की है। आज इस लड़की ने मुझे बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूं। इतना कहकर आसिफ उजमा को अपने घर वापस ले गया। उजमा जब घर पहुंची तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को साजिद के सारे कारनामे के बारे में सब कुछ बता दिया कि पहले तो वो मुझे 5-6 दिन तक छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई नहीं था तो उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। सलमा ने जब ये बात अपने शौहर आसिफ को बताई तो आसिफ ने फौरन अपने भतीजे साजिद को फोन किया और कहा, साजिद तुमने क्या हरकत कर दी है? तो साजिद बोला, चाचा जान आजकल तो कोई नेकी का जमाना ही नहीं है। अरे मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहां से अपना मुंह काला करवा कर आई है और आप उसका इल्जाम अब मुझ पर थोप रहे हैं। आसिफ ने साजिद की बातें सुनी तो उसने सलमा से कह दिया, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही उसे इसके बारे में मालूम है। फिर आसिफ अपनी बेटी उजमा को कहने लगा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस उजमा के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ बोल रही है। और आसिफ ने उजमा को उसी वक्त एक थप्पड़ भी दे मारा और बोला, अरे नहीं पढ़ने जाना था तो मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो मत लगाओ। इतना कहकर आसिफ अपने कमरे में चला गया। उजमा अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सुलूक साजिद ने किया था उसने लफ्ज बा लफ्ज अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 6 माह होने लगे। उजमा की जिसामत में कई फर्क आ गए थे।
एक दिन उजमा की अम्मी ने उजमा की हालत खराब देखी तो वो उसे अस्पताल लेकर चली गई। वहां जाकर उजमा और उसकी अम्मी को पता चला कि उजमा हामिला है, यानी कि मां बनने वाली है। तो उजमा की मां परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और उजमा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। सलमा को साजिद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं साजिद को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर सलमा ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, क्या हम ये बच्चा जाया नहीं करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, मां की उम्र बहुत कम है और ऐसा करने पर मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। सलमा बहुत डर गई। घर आकर आसिफ को उसने सब बताया। आसिफ बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूंगा। पहले ही जब मैंने उससे बात की थी तो उसने मेरी कोई कम बेइज्जती नहीं की थी। आसिफ ने कहा, देखो, ये लड़की अब इस घर में तो नहीं रहेगी। सलमा और उजमा रोने लगे। सलमा कहने लगी, नहीं आसिफ, ऐसा मत करो, तुम्हारी मेहरबानी होगी, ऐसा मत करो, मुझे अपनी बच्ची से दूर मत करो। इस हालत में ये कहां जाएगी? मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आसिफ, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, ऐसा मत करो। आसिफ कहने लगा, सलमा, अगर तुम चाहती हो कि उजमा जिंदा रहे तो इसे इस घर से तो जाना ही होगा। अरे मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा कहेंगे ना, और कहेंगे कि सौतेले बाप ने अपनी औकात दिखा दी। हम सब के लिए देखो यही बेहतर है कि उजमा इस घर से चली जाए, और इसमें उजमा की भी भलाई है। उसके बाद फिर आसिफ उजमा को अपनी खाला के यहां ले गया और आसिफ की खाला कहने लगी, भला मैं इस बदनामी के ढेर को अपने पास क्यों रखूं? अरे ले जाओ यहां से भाई। अरे अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगी? मेरी भी कोई इज्जत है यहां पर, और वैसे भी मेरा तो इसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम इसे अपने पास नहीं रख सकते तो मैं कैसे रखूं? नहीं, मैं इसे अपने घर में नहीं आने दूंगी। तो आसिफ उजमा को अपने घर वापस ले आया और सलमा से कहने लगा कि सलमा, इसका बच्चा जाया करवा देते हैं। इतना सुनकर सलमा ने कहा, हम इसका बच्चा जाया नहीं करवा सकते, ऐसा करने से इसकी जान को खतरा है। सलमा ने सोच लिया था कि आसिफ कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं तो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले दिन सलमा उजमा को लेकर साजिद के घर ही चली जाती है। जब सलमा साजिद के घर जाती है तो साजिद अपनी चाची सलमा और उजमा को देखकर चौंक जाता है और साजिद के चेहरे का रंग भी बदल जाता है। सलमा साजिद के चेहरे के तासुर देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। साजिद के माँ बाप कहते हैं कि बहन बैठिए, क्या लेंगे आप? तो सलमा कहती है, कुछ नहीं, बस मैं तो इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका हाल चाल पूछती चलूं। उसके बाद सलमा उजमा को लेकर चली जाती है। सलमा के जहन में अब कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था, लेकिन उसने अगले ही दिन साजिद को फोन कर दिया और कहने लगी, साजिद, मुझे तुमसे मिलना है। जब साजिद अपनी चाची सलमा के घर में आता है तो सलमा उसे बड़े प्यार से समझाती है और कहती है, साजिद बेटा, ये उजमा अब तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन साजिद आगे से गुस्से में बोलता है और कहता है, चाची, अब किसी और का इल्जाम आप मुझ पर क्यों थोप रही हैं? तो ऐसे में सलमा को भी गुस्सा आ जाता है। ये किसी और का इल्जाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें यह कबूल करना ही होगा, कि तुमने ही यह गुनाह किया है। बोलो, तुमने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है ना, वरना मैं सबको बता दूंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त सलमा मोबाइल में अपनी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बात का इल्म साजिद को ना था। पहले तो साजिद मना ही करता रहा, लेकिन फिर अचानक गुस्से में बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या कर लोगी? अरे मैं तो लड़का हूं, मेरी तो कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी जो होगी ना, वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ अब शादी भी कोई नहीं करेगा। जाओ जाओ जाओ, बता दो सबको, मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। इतना कहकर साजिद जब वापस जाने के लिए मुड़ता है तो सलमा साजिद की ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और सलमा पीछे से साजिद की गर्दन में एक छुरा घोंप देती है।
और उतने में ही साजिद की मौत हो जाती है। उसके बाद सलमा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। सलमा की बहन को बहुत दुख होता है और वो सलमा की बेटी को अपने घर में रख लेती है। उसके बाद पुलिस सलमा को साजिद के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। आसिफ को जब ये सब पता चलता है तो वो सलमा से थाने मिलने जाता है। जब सलमा से वो मिलता है तो उससे कहता है, सलमा तुमने ये सब क्या कर दिया? तो सलमा ने मोबाइल में हुई रिकॉर्डिंग आसिफ को सुनाई। तो उसने कहा कि अरे तुम मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उसे खुद देख लेता। सलमा ने कहा, मैंने तो आपको सब कुछ बताया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। थाने के इंस्पेक्टर ने सलमा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की बजाय सलमा को 15 साल की कैद हो गई। इधर सलमा की बेटी उजमा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। उजमा की खाला उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और वो सलमा और उजमा की बेटी की हकीकत को जानती थी। उजमा की खाला जानती थी कि मेरी बहन सलमा बहुत तकलीफों से गुजरी है, इसलिए उजमा की शादी उसने अपने बेटे के साथ कर दी और उजमा आज उस घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। तो ऐसे में सवाल यहां पर यह आता है दोस्तों कि उजमा की मां सलमा ने साजिद को जैसी मौत दी तो क्या वो इसी मौत का हकदार था? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके पास आती रहें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।